हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जाएंगे। कुछ चीजें जो हमें वहां समझ नहीं आती हैं या जिन टर्मिनोलॉजीज को इस चैप्टर में आपकी किताब में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसको मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। इस फर्स्ट लेक्चर में जो जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ी क्यों। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। और फाइनली हम विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के आइए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लाइन बाय लाइन जाएंगे, शुरू करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ क्लासिफिकेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है ना इसमें बच्चों, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से अनगिनत अटेम्प्ट्स हुए हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं किस चीज के, इस चीज के कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकें। इट वाज इंस्टिंक्टिवली नॉट using criteria that was scientific but born out of the need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing। इसमें क्या बता रहा है बच्चों कि क्लासिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन करना हमने अभी अभी शुरू किया है। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है, जब से ह्यूमंस आए हैं, उन्होंने रहना शुरू करा है एक सिविलाइज्ड तरीके से, तब से ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी कोशिश है, अब कोई नई चीज करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल प्रोसेस से तो नहीं करेंगे, हमें धीरे धीरे समझ आएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। जब ह्यूमंस ने पहली बार क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को क्लासिफाई किया। जैसे कि सपोज कुछ पौधे मैं समझती हूँ कि हाँ इससे मैं अपना खाना बना सकती हूँ, तो मैंने उनको फूड के नाम पे क्लासिफाई किया। फिर मुझे पता है कि कुछ चीजों से मैं अपना शेल्टर, अपना घर बना सकती हूँ, तो मैंने उनको शेल्टर नाम पे क्लासिफाई किया। कुछ चीजों को मुझे पता है कि इससे मेरे कपड़े बन सकते हैं, तो मैंने उनको कपड़े के नाम पे क्लासिफाई किया। इस तरीके से मैंने शुरुआती तौर पर अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स जो थे मेरे, शुरुआत जब सिविलाइजेशन शुरू हुई तब मैंने चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से क्लासिफाई किया, ना कि साइंटिफिक तरीके से। यही इन पहली 4 लाइंस में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एरिस्टोटल नाम के इंसान थे, उन्होंने पहली बार सबसे पहले साइंटिफिक अटेम्प्ट किया किस चीज का, क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पर क्या किया, क्लासिफिकेशन। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। तो उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी यानी कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया। उन्होंने जो प्लांट्स है उनको 3 ग्रुप्स में बांटा। वो 3 ग्रुप्स कौन से बताए गए हैं, पहला है ट्रीज, फिर है श्रब्स और फिर है हर्ब्स। उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया 2 ग्रुप में, इसके बेसिस पर जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं या जिनके पास नहीं है। ठीक है, क्या किया उन्होंने, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके पास नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफाई किया एनिमल्स को किसके बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसको 2 ग्रुप्स में उन्होंने बांटा। एक को क्या कहा गया, एक जिनके पास क्या थे, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरे जिनके पास क्या थे, रेड ब्लड सेल्स नहीं थे। एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखो मैमल जिनमें आप भी आते हैं,
बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश, ब्लडेड। और इनवर्टिब्रेट्स जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारे शब्द क्या हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, इनके पास क्या नहीं थे, इनके पास रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो नहीं थे। ठीक है, इन इसके बेसिस पर किसने किसको क्लासिफाई किया था, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को। आगे देखते हैं, इन लीनियस टाइम, लीनियस नेक्स्ट साइंटिस्ट है, आपने इनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दौरान, कार्लोस लीनियस। A two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. तो इसमें बच्चों ये क्या कहना चाहता है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोडेड है, बहुत सारे वर्ड्स लोडेड है, इनको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उसको हम वर्ड बाय वर्ड कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक कर देखते हैं। देखो एक एक कर टर्म समझते हैं। तो लीनियस के टाइम पे क्या आया बच्चों, लीनियस के टाइम पे आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये टू किंगडम कौन से थे, एक था हमारा प्लांटी और एक था हमारा एनिमेलिया। अब इसको उन्होंने क्या किया था, इस सिस्टम में उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में तो ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश कर दिया, बट इस सिस्टम में उन्होंने कुछ बातें नहीं समझाई, क्योंकि वो उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया। किन चीजों में उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया, उनके सिस्टम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। यूकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनका जो सेल टाइप होता है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होगा, सेल साइज जनरली लार्जर होता है, डीएनए लीनियर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम मल्टीपल होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माइटोसिस या मियोसिस से होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, सेल साइज जनरली स्मॉल होता है, बैक्टीरिया आप जानते हैं माइक्रोस्कोपिक है, जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है और फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। क्यों है फ्री साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है ही नहीं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है सिंगल होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, आर्की। अब लीनियस ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करना चाहिए था, इनमें तो कितने डिफरेंसेस हैं, बट उन्होंने इनको अलग अलग नहीं रखा। इसके अलावा क्या कंफ्यूजन थी, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक ही सेल, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, उनसे टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर वो फुली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बनता है, वो होता है आपका मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल का ऑर्गेनिज्म है। इसमें डिस्टिंक्शन नहीं किया उन्होंने, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंक्शन नहीं किया। अब आप मुझसे पूछोगे कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक क्या होता है, बहुत ही क्लियर है। फोटोसिंथेटिक वो होते हैं बच्चों जो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, वो है आपका फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। इन दोनों में जब क्लासिफिकेशन का डिफरेंस होना चाहिए था, लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। inadequate क्यों था, क्योंकि इन मेजर चीज को उन्होंने तो साथ में ही क्लासिफाई कर दिया था, उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया। Besides, gross morphology was a need Gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships। अब तक एरिस्टोटल क्या कर रहे थे, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे,
लिनस ने सिंपलर कैरेक्टर्स देखे। तो ये लोग मॉर्फोलॉजी के अराउंड ही अपना सारा गेम खेल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये इनएडिक्वेट फाइंड किया गया है, इसीलिए हमें किन किन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जाने की जरूरत जितने उस वक्त के साइंटिस्ट थे उनको दिखाई दी, और वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड करने की बात की गई, जैसे सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हैबिटेट कौन सा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इनके एंसेस्टर कौन है, कौन से दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ये एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स for living organisms have hence undergone several changes over the time. Though plants and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. क्या कहना चाह रहा है आपने? आपकी किताब ये कहना चाह रही है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जब से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था तब से अब तक हमने डिफरेंट सिस्टम्स देखे। इन सिस्टम्स में जो कुछ चीजें कांस्टेंट रही हैं वो ये हैं कि प्लांट और एनिमल किंगडम, ये दो किंगडम आपको हर सिस्टम में देखने के लिए मिलते हैं। इनमें इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स के जो वो हैं कैरेक्टर्स हैं वो बदल जरूर सकते हैं, बट किंगडम्स आपको कांस्टेंट दिखने के लिए मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हम आगे सिस्टम्स देखेंगे वहां पे भी आपको ये किंगडम्स मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये विथ टाइम जो सिस्टम्स है वो क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। पहले हम मॉर्फोलॉजी से शुरू हुए थे, अभी हम बहुत सारे और कैरेक्टर्स भी इसमें देखते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि कौन से इन दो सिस्टम्स के अलावा सिस्टम्स हमें देखने के लिए मिले हैं। R.H. Whittaker, 1969, proposed a five-kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. जैसे पिछली लाइन में कहा गया था कि सिस्टम्स में कांस्टेंट क्या दिखेगा, आपको प्लांटी भी दिखेगा और एनिमेलिया भी दिखेगा। ठीक है, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इन्होंने कौन से कैरेक्टर्स को यूज किया, हमें पता है कि अरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी देखी थी जब उन्होंने प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। R.H. Whittaker के अंडर कौन से हमें क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया देखने के लिए मिलते हैं? पहला है बच्चों सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपको देखने के लिए मिलता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन, और फाइनली हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपकी बुक में एक टेबल दी गई है जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है। उससे पहले हम एक बार ये समझ लेंगे कि जब हम सेल स्ट्रक्चर कहते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कह रहे हैं, तो हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोट है या तो यूकैरियोट है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम प्रोकैरियोट कहते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, वहां पे कोई डिफाइंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रीजन नहीं है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। जब हम यूकैरियोट कहते हैं तो हमारा मतलब है कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर ऑर्गेनेलीज है। तो ये सेल स्ट्रक्चर में विट्टेकर ने देखा। जब हम कह रहे हैं कि उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनिज्म सिंगल यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, एक ही सेल उस सेल के लिए सब कुछ करता है, या मल्टी सेलुलर है ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स स्पेशलाइजेशन हो रखा है। जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना स्वयं बनाता है, या वो हेटरोट्रॉफिक है। अगर वो हेटरोट्रॉफिक है तो क्या वो सैप्रोफाइट है, क्या वो पैरासाइट है, क्या वो होलोजोइक है, क्या है।
इसके बेसिस पर विटेकर ने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन किया। जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है या कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का कौन सा मेथड है, कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये उन्होंने स्टडी किया। जब हम ये कहते हैं बच्चों कि उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, तो उसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि उसके कॉमन एंसेस्टर्स कौन से हैं, वो कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो ये सारा काम किसने किया है, ये सारा काम किया है विटेकर ने। अब ये टेबल पढ़ने से पहले जो आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हम एक एक कर कर उन टर्म्स को समझेंगे। पहला है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखो, ऑटोट्रॉफ्स हमें समझ आता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर कर क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। वहीं पर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स को आप कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हो, नाम से ही पता चल रहा है। एनर्जी सोर्स क्या है उनका, उनका एनर्जी सोर्स है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से वो कीमोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे इनको किसी प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जरूरत नहीं है अपना खाना बनाने के लिए, पर खाना क्योंकि ये अपना स्वयं बना रहे हैं इसीलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कौन से ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं इस टेबल को। मोनेरा में सेल टाइप क्या है बच्चों, प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में, चारों में क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल वॉल कैसी है, मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक है, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है सेल टाइप, सेल वॉल है नॉन सेल्यूलोजिक। प्रोटिस्टा में क्या है, सेल टाइप है यूकैरियोट, कुछ में प्रेजेंट है सेल वॉल। फंजाई में प्रेजेंट है सेल वॉल, किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। प्लांटी में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। सेल वॉल एब्सेंट कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिमेलिया या एनिमल्स में जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें पता है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगी जब सेल क्या है, प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही होगी। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लांटी और एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है। मैंने आपको भी बताया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है बच्चों। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो सिंगल सेल से बना है या मल्टी सेलुलर है, और अगर मल्टी सेलुलर है तो टिश्यूज का बना है, ऑर्गन सिस्टम है, उसमें कौन सा सिस्टम है। तो हम क्या जानते हैं कि जो मोनेरा है वो सेलुलर है, यूनिसेलुलर होता है, सेल से बना है। जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, उसमें भी आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर है। जो प्लांटी है उसमें आपको टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम दिखता है। एनिमेलिया में आपको टिश्यू सिस्टम दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये सारे सिस्टम दिखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक। क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि अपना खाना वो क्या कर रहे हैं, स्वयं बना सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप्स के हो सकते हैं, वो कीमोसिंथेटिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है। यानी कि वो इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उनसे भी अपना खाना बनाते हैं और सनलाइट से भी अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक भी है। यही भी मोनेरा की इतनी डाइवर्सिटी है कि मोनेरा आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता हुआ भी दिखेगा। और हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा न्यूट्रिशन करता है, सैप्रोफिटिक भी करता है और पैरासिटिक भी करता है। प्रोटिस्टा में आपको क्या दिखता है, आपको ऑटोट्रॉफिक दिखता है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक मिलता है। फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का कौन सा टाइप, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। वहीं पे प्लांटी में आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है ऑटोट्रॉफिक। हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। वहीं पे एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आपका हेट्रोट्रॉफिक है, जिसमें टाइप क्या मिलेगा आपको, होलोजोइक। आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स में क्या मिलता है आपको, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि हम इंजेक्शन करते हैं फिर हमारा डाइजेशन होता है फिर एक्सक्रीशन होता है, ये आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी मिलेगा।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बच्चों आपकी बुक में आपको ये समझाया गया है कि हमने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया, हमने टेबल देख लिया 5 किंगडम सिस्टम्स का, हमने डिफरेंट जो उसमें शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है उनको एक एक कर कर हमने डायसेक्ट करके समझा कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, रीकैप क्या है, 1969 में आर एच विट्टेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उन्होंने 5 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और आपका एनिमेलिया। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने ये बताया आपको कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने आपको बताया कि ये यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टीसेल्युलर होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने आपको बताया कि ये अपना खाना अगर खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफिक है, अगर दूसरों से लेते हैं तो हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। उन्होंने आपको फाइलोजेनेटिक जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको समझाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द थ्री डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain, and thereby a 6 kingdom classification. You will learn this system in detail in higher classes. देखो इस ये जो है ना, ये आपकी बुक में दिया नहीं गया है बट 3 लाइंस में दिया गया है, तो हमको तो अच्छे से इसको समझना है। एक एक कर कर हम इसको देखते हैं। ठीक है, जब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि 3 किंगडम, ये कह रहे हैं कि जो आपका 3 डोमेन सिस्टम है, 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया, जिसके तहत इन्होंने किस किंगडम को डिवाइड किया, मोनेरा को डिवाइड किया। ठीक है, अब तक आपने क्या पढ़ा था 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये हुए आपके 5 किंगडम्स। अब यहां पे कह रहा है 3 डोमेन सिस्टम, और इस 3 डोमेन सिस्टम को ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह रहे हैं। तो ये जो 5 थे वो यहां 6 कैसे हुए, इसको हम विस्तार में देख लेते हैं। देखो 3 डोमेन सिस्टम ही आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। प्रपोज किया था आपका कार्ल वुस ने 1990 में। अब ये जो 3 डोमेन है ये कौन से हैं? डोमेन पहला है बैक्टीरिया, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया आता है। ठीक है, डोमेन सेकंड था आर्किया, जिसमें एंशिएंट बैक्टीरिया आता है, जो कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। और थर्ड है बच्चों डोमेन यूकेरिया। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के पास न्यूक्लियस है वो इनमें आते हैं। अब जो ये डोमेन बैक्टीरिया और आर्किया है, जब आप विटटेकर का आर एच विटटेकर का क्लासिफिकेशन देखते हो तो ये दोनों ही मोनेरा में आते हैं, ये दोनों ही मोनेरा में आते हैं। 3 डोमेन सिस्टम में मोनेरा को ही इन्होंने 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके पहले डोमेन को इन्होंने बैक्टीरिया और दूसरे डोमेन को इन्होंने आर्किया कह दिया है। और जो बाकी के बचे हुए 4 थे किंगडम्स आर एच विट्टेकर के सिस्टम में, उनको इन्होंने एक साथ किसमें डाल दिया, यूकेरिया में। तो अब यूकेरिया में इन्होंने क्या डाल दिया, प्रोटिस्टा भी यही है, फंजाई भी यही है, प्लांटी भी यही है, एल्गी भी यही है। यही है आपका 3 डोमेन सिस्टम और यही है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो मोनेरा है इसको 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, टोटल 3 डोमेन आए, इसीलिए 3 डोमेन सिस्टम भी है। और जो किंगडम्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 6 किंगडम्स। अब आपकी कौन से किंगडम्स हैं, पहला हुआ यू बैक्टीरिया, फिर आया आपका आर्की बैक्टीरिया, फिर आया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जब आप प्रोटिस्टा से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो आर एच विट्टेकर का ही क्लासिफिकेशन है। जो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया था जो पहले मोनेरा में आता था, वो 3 डोमेन सिस्टम में बैक्टीरिया और आर्कियाई में बढ़ जाता है। यही है बच्चों आपका 3 डोमेन सिस्टम, या आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है,
Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, moss, fern, gymnosperms, and angiosperms under plants. This character that unified the whole kingdom was that all organisms included had cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characters. ठीक है, अब इसमें कहना क्या चाह रहा है बच्चों, देखो. It brought together prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular organisms. Once, say for example, Chlamydomonas and Spirogyra, which were placed together under algae. The classification did not differentiate between heterotrophic group like fungi and autotrophic green plants, though they showed a characteristic difference in their cell wall composition. The fungi had chitin, in their walls, while the green plants had cellulosic cell walls. ठीक है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi. अब देखो, इसको ना पहले समझते हैं टुकड़ों में बांटकर कि क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम ने नहीं समझाया. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया, किसके साथ? मॉस और ट्री के साथ. ठीक है, किसमें रख दिया था? मॉस और ट्री के साथ इन्होंने बैक्टीरिया को भी रख दिया था और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रख दिया था. अब इसमें इशू ये आ रहा था कि जो बैक्टीरिया है वो तो प्रोकैरियोट है, लेकिन मॉस और ट्री तो यूकैरियोट है, उनमें तो न्यूक्लियस है. ठीक है, तो इसका अब एग्जाम्पल क्या है? ये उसी तरीके से कि आप एक बाइक को क्या करेंगे, एक जेट इंजन के साथ रख देंगे ये कह के कि तेल तो दोनों इस्तेमाल करते हैं. तो एक फनी एग्जाम्पल है. ठीक है, इसीलिए आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, उन्होंने मोनेरा बनाया. क्या बनाया उन्होंने? मोनेरा, जिनमें उन्होंने एक साथ जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सबको डाल दिया. उसी तरीके से जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को उन्होंने कैसे ठीक किया, देखो. क्लाइमैडोमोनास जो कि सिंगल सेल्ड है और स्पाइरोगायरा जो मल्टी सेल्ड है, उनको इन्होंने किसके अंडर डाल दिया? एल्गी के अंडर. ठीक है, और किसके अंडर डाल दिया? प्लांट के अंदर. तो उन्होंने बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उन्होंने उनको ग्रुप कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा में. किसमें कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में. जो पहले कहां थे, जो एल्गी हो रहे थे, अब उनके लिए एक सेपरेट किंगडम था जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आराम से आ सकते हैं. ठीक है, इससे क्या हुआ बच्चों? इससे ये हुआ कि दिस ब्रॉट टुगेदर अनलाइकली नेबर्स लाइक एमीबा एंड क्लोरेरा, बोथ सिंगल सेल्ड विथ अ न्यूक्लियस. किसमें? प्रोटिस्टा में. तो ये जो दिक्कत आ रही थी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहां डालें, क्योंकि आपको तो पता ही है जो प्लांट्स है वो तो यूनिसेलुलर नहीं है, वो तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नहीं है, वो मल्टीसेलुलर है. तो हमें इन दोनों को अलग करने के लिए आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, उन्होंने बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें उन्होंने क्या डाला? अगर आप देखो ये वाला टेबल देखो, आप यहीं से आपके सारे सवालों के जवाब है आपको. आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और जो यूकैरियोट्स थे उनको किसमें डाल दिया? उन्होंने प्रोटिस्टा में. किसमें डाल दिया? उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया. तो इससे हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो सिंगल सेल्ड थे और जो मल्टी सेलुलर थे वो एक ही ग्रुप में घुसे हुए थे. ठीक है, आगे क्या होता है? देखो, जो फंजाई है उनको भी प्लांट्स कहा गया क्योंकि उनके पास सेल वॉल्स थी, और जो प्लांट्स हैं उनके पास तो सेल वॉल है तो उनको प्लांट्स कह ही रहे हैं. लेकिन फंजाई में इशू ये था कि फंजाई है हेट्रोट्रॉफिक और उनके पास है काइटिन वॉल, जबकि जो प्लांट्स है उनके पास क्या है बच्चों? वो है सेल वॉल है उनके पास सेलुलोजिक, और वो ऑटोट्रॉफ्स है. तो आप इतनी दो अलग चीजों को एक साथ कैसे डाल सकते हैं? इसको आर.एच. व्हिटेकर ने कैसे फिक्स किया? उन्होंने फंजाई के लिए अपना खुद का किंगडम बनाया है, जिसको आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं उसको किंगडम फंजाई. इससे प्लांट्स का एक अलग किंगडम बन गया और फंजाई का एक अलग किंगडम बन गया. अब हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक एक साथ नहीं थे. इस तरीके से आर.एच. व्हिटेकर ने बहुत समस्याओं का समाधान किया.
आगे देख लेते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं। All prokaryote organisms were grouped under kingdom Monera and unicellular eukaryote organisms were placed under kingdom Protista। जो मैंने आपको भी समझाया ये वही है इसमें। Kingdom Protista had brought together Chlamydomonas and chlorella, आप इसको सही प्रोनाउंस करना, earlier placed in algae with plants both having cell walls। ठीक है, with Paramecium and Amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall। तो इन्होंने क्या किया था, पैरामीशियम और अमीबा, क्योंकि उनमें लैक ऑफ सेल वॉल थी इसलिए उनको एनिमल किंगडम में डाल दिया था, जबकि जो क्लाइमाडोमोनास और क्लोरेरा है उनको कहाँ डाल दिया था, उन्होंने एल्गी के साथ प्लांट्स में डाल दिया था। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आया आरएच विट्टेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इसीलिए हम इसको किस में डाल सकते हैं, इसीलिए हम इनको अब किंगडम प्रोटिस्टा में डालते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, इसीलिए हम इनको किन में डालते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। और ये प्रोटिस्टा आपको किसने दिया है बच्चों, जो किंगडम प्रोटिस्टा वाला क्लासिफिकेशन है अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमारा आरएच विट्टेकर ने। ठीक है, it has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on improvement of our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationships. यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि समय के साथ जैसे जैसे और अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी, हम और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अपने इस क्लासिफिकेशन को और विकसित करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे और बेहतर करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ऑफ द विट्टेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम, the kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdoms respectively, will be dealt separately in chapter 3 and 4। तो इस चैप्टर में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में। आइए जल्दी से इनको एक एक बार देख लेते हैं क्विकली।